बिहार में बहार है, चुनावी बयार है। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है बिहार में, लेकिन चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही है हर गुजरे दिन। पिछले दिनों 15 दिनों से राहुल गांधी बिहार के चप्पे चप्पे में घूमकर वोटर अधिकार यात्रा चला रहे थे और एक नारा क्वाइन किया गया, वोट चोर गद्दी छोर। हालांकि चुनावों के साथ नारों का लंबा इतिहास रहा है और हर एक चुनाव में कुछ ऐसे लोक लुभावन नारे गढ़े जाते हैं जो लोगों की जुबान पे चढ़ते हैं और चुनाव का नैरेटिव भी सेट करते हैं। बहरहाल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल पटना के गांधी मैदान में अपने समापन को प्राप्त कर चुकी है। आज हम इस न्यूज़ रूम में डिस्कस करेंगे उस यात्रा के बाद कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने क्या खोया और बीजेपी ने क्या पाया, उसके अचीवमेंट लॉस क्या रहे, हम आज बात करेंगे बिहार की बात में। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे न्यूज़ रूम के सहयोगी हैं पंकज मिश्र और साथ में एक खास मेहमान हैं। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ये इस बार पहली बार इसमें डेब्यू कर रहे हैं बिहार की बात में। और आज की जो बिहार की बात है वो बिहारियों के साथ है। दरअसल जो आपको फ्रेम में दिख रहे हैं वो तीनों बिहारी ही हैं। पहले तो पंकज से बात करते हैं। पंकज, कल राहुल की यात्रा समाप्त हो गई पटना के गांधी मैदान में। काफ़ी शोर शराबा हुआ इस यात्रा का और उसका विवाद अभी तक चल रहा है, उस पर हम बाद में आएंगे। बहरहाल आप न्यूज़ रूम से इस यात्रा को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे। जब ये यात्रा खत्म हुई है, आपको क्या लगता है किसने क्या पाया, क्या हासिल किया, क्या खोया? बिल्कुल केशव, देखिए जहाँ तक यात्रा और कांग्रेस का सवाल है तो ये यात्रा नई नहीं है कांग्रेस के लिए। इससे पहले भी हमने भारत जोड़ो यात्रा देखी थी और फिर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी देखी थी, जिसमें चुनाव के पहले, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। तो जिस तरह का मन मुताबिक रिजल्ट कांग्रेस चाहती थी वैसा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर दी थी कांग्रेस ने। और इस बार भी जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, वो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी कंबाइन का ये जो एक पूरा का पूरा प्रयास था, वो जन स्वराज पार्टी से ज़्यादा लोग उभरे थे, जो हम लोग अभी तक जिस तरह से लोगों का आना जाना देख रहे थे किसी भी रैली में। तो कांग्रेस के लिए ज़रूर वहाँ पर बिहार में जिस तरह की स्थिति है कि कोई क्लियर मेजॉरिटी के संकेत अभी भी नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह का समर्थन मिलना उनके लिए अच्छा है। प्लस जैसा आपने कहा कि जुमलों और जो नारे दिए जाते हैं उसका भी बाजार गर्म रहता है चुनावों के समय। बिहार काफ़ी धनी माना जाता है उस मामले में, कई ऐसे जुमले वहाँ से निकल कर आते हैं। तो वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो वहाँ पर एक टर्म कॉइन किया गया, उसकी भी गूंज सोशल मीडिया पर और कई जगह पर दिखी। कई समाचार चैनलों में उसकी चर्चा भी हुई और साथ ही साथ जो एक SIR को लेकर और नाम कटने, वोटर रोल से नाम कटने को लेकर था, उसमें मुझे लगता है कांग्रेस अपनी बात लोगों तक पहुँचाने में सफल रही। जी पंकज, इससे पहले भी चुनावों में तो स्लोगनियरिंग एक टर्म भी डेवलप हो गया है और राहुल जी ने काफ़ी सारे नए नए स्लोगन्स क्वाइन किए हैं गुजरे चुनावों में। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है, उसके बाद राफेल और ये तमाम चीज़ें होती रहती है। पिछली बार खटाखट। क्या लगता है इस बार राहुल जी ने जो स्लोगन क्वाइन किया है वो चुनाव में कुछ रंग दिखाएगा या इसका हश्र भी पिछले नारों की तरह ही रहेगा? देखिए, नारों से चुनाव जीतना तो मुश्किल मैं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक पीपल कनेक्ट बनता है और आपकी बात को हाथों हाथ लिया भी जाता है। लोग चुटकियाँ लेकर भी उसकी बातें करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ तो जाते हैं। बट सवाल ये है कि बिहार की जो प्रबुद्ध जनता है जो वोट करती है, क्या वो इन रैलियों में शामिल होकर वोट करेगी कांग्रेस या आरजेडी के लिए? नहीं, ये देखने वाली बात होती है। ये इंडिपेंडेंटली किसी एक के लिए करेगी कि नहीं करेगी। तो फ़ायदा नुकसान तो एक्चुअली चुनाव के बाद ही हमें अंदाज़ा लगेगा। लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश रही है कि पुरजोर तरीके से और बेहतर तरीके से वो बीजेपी पर काबिज हो सके और जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी अभी है, JDU और बीजेपी कंबाइन, उस पर कहीं ना कहीं चोट कर सके। जी, हालांकि चुनाव में नारों का अपना एक अलग स्थान रहा है। अगर मैं बात करूं 1989 के चुनाव में, 1984 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजीव गांधी अपार बहुमत से जीत कर आए थे। लेकिन 1989 में जो चुनाव हुए, बोफोर्स के रथ पर सवार VP सिंह गली गली में शोर है वाला नारा लेकर आए थे और उस बार जीत हुई थी। 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और प्रधानमंत्री पद के,
उम्मीदवार थे तब भी एक नारा क्वाइन किया गया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। और खैर नारे चुनाव जीतने में कितना योगदान रखते हैं वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन चुनाव का टोन सेट करते हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात पर एग्री होंगे। और मैं अब इस अंक के एक खास मेहमान से आप सबको रूबरू कराता हूं, जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, बिहार के महाराजगंज से आते हैं, सिवान के पास महाराजगंज इलाका है, वहाँ से आते हैं और दिल्ली में रहकर जीविकोपार्जन करते हैं। एक बिहारी के लिए पलायन की व्यथा आम है। हम सब लोग पलायन का दर्द झेलते हैं, अपनी किस्मत बनाते हैं और शहर की किस्मत भी चमकाते हैं, लेकिन हमें भी उपेक्षा के दंश झेलने पड़ते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग प्रदेशों में। धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र वो व्यक्ति हैं जिनके भरोसे ये पूरा ऑफिस रहता है। धर्मेंद्र जी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात हैं, ऑफिस की सुरक्षा इनके हवाले रहती है, लेकिन इनकी जीविका की सुरक्षा किनके हवाले है, इनकी शारीरिक सुरक्षा, इनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा किसके हवाले है, ये भी इस बहस का विषय होगा। और धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ रूम में। आप न्यूज़ रूम के बाहर हमेशा रहते हैं, पहली बार इस न्यूज़ रूम में आए हैं, कैसा लग रहा है न्यूज़ रूम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप महाराजगंज से आते हैं? जी हाँ, महाराजगंज से आते हैं। महाराजगंज में अभी कोई रहता है आपका? वहाँ पर घर परिवार में कोई लोग हैं? नहीं, हम महाराजगंज में हमारा अपना घर है, मम्मी वहीं पे है, हमारी नानी वहीं पे हैं और उसी में वहीं पे हमारा स्कूल भी है। अब स्कूल बना के दिया हुआ है। अच्छा। तो 2 फ्लोर आवासीय स्कूल भी है। तो ये वोट डालने के लिए जाते हैं बिहार या दिल्ली में ही रह जाते हैं? नहीं, मौका पे बिहार में जाता हूँ इलेक्शन में। अच्छा, सिर्फ इलेक्शन में जाते हैं? इलेक्शन में भी जाते हैं। अगर कोई और भी काम पड़ता है, शादी ब्याह कोई और सी ओकेजन होती है, तो उसमें हम सम्मिलित होते हैं। आपसे एक बात समझना चाहेंगे, एक आम नागरिक के तौर पर हैं तिवारी जी जी, और राहुल जी के वोट चोरी वाले नारे ने ग्राउंड लेवल पर कितनी पकड़ बनाई है, इनसे समझना चाहेंगे। क्या लगता है, राहुल जी जो बिहार में घूम घूम कर बोल रहे थे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, प्रधानमंत्री धोखे से प्रधानमंत्री बने हैं, क्या लगता है, सच्चाई है कुछ बात में? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि इस हर एक पार्टी को अपने पार्टी छवि को बरकरार करने के लिए दूसरे पार्टी को हमेशा नीचा दिखाना इनका शुरू से फितरत रही है और आज भी वही फितरत है। और आगे भी ये सोचते हैं जी कि दूसरे पार्टी को मैं डाउन करके मैं अपना कुर्सी ऊपर रखूं। अच्छा, तो आपको लगता है कि राहुल जी जो टर्म वहाँ पर बोल रहे थे वो सही नहीं है? नहीं, ये लैंग्वेज किसी भी नेता के लिए, ये लैंग्वेज देश के पीएम के अकॉर्डिंग बोलना सही नहीं शोभा देता है। अच्छा, लेकिन चुनावों में तो घपले होते रहे हैं। नहीं, चुनाव में घपले होते हैं। ये घपला कौन करता है? ये घपला उन्हीं के एंटी पार्टी करते हैं और उन्हीं के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो वही करते हैं। अपने सामने ना आके कार्यकर्ता से ये लोग करवाते हैं ताकि हम दूसरे के अगेंस्ट में हम सही भी रहें और किसी को हमारे ऊपर शक भी ना हो। कौन लोग किसकी एंटी पार्टी करवाते हैं? पार्टी का नाम बताइए ना। नहीं, किसके बारे में बोल रहे हैं? देखिए सर, पार्टी का नाम इसमें है जी कि बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी, जन स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों मिलकर इकट्ठा कोशिश करते हैं जी कि हम किस तरह मोदी जी को इलेक्शन में रोकें। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी आपसी तालमेल अच्छी नहीं होने के चलते इन लोग में खुद फूट डल जाती है, जिसके चलते ये लोग आपस में ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन राहुल जी की सभा में तो भीड़ काफी हो रही थी। भीड़ है, भीड़ दिखावटी है और भीड़ किसी की भी रैली में भीड़ होती है। जनता तो कोशिश करता है कि हमने नेता नहीं देखा, अभिनेता नहीं देखा। अच्छा, भीड़ है तो हमको किसी का बात सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आप महाराजगंज में कैसी आपको लगता है, किस तरह का विकास होना चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं महाराजगंज की वजह? देखिए, महाराजगंज के लिए तो अभी तो वहाँ तो क्या है कि 6 बजे के बाद अगर महाराजगंज आप निकले तो आप नहीं निकल सकते हैं। कोई अगर बाहर से आ रहा है, घर सिटी से जा रहा है, तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी, चोरी चमारी आज भी उसी तरह प्रबल है। उसी तरह प्रबल है जैसे आज से 20 साल पहले थी। जी हाँ, जिसको लोग जंगल राज बोलते हैं। हाँ, लालू जी का जो एक दौर था। और अब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ जो कि जिस समय लालू जी की राज थी उस समय
शाम को कोई घर से नहीं निकलता था। अब तो इतना हो चुका है जो कि कम से कम शाम से आदमी थोड़ा सा चल सकता है, थोड़ा सा चल सकता है, चल सकता है। ज़्यादा भी नहीं चल सकता है। तो महाराजगंज में अगर लोग खुद अपने घरों में बंद रहते हैं तो नीतीश कुमार जी जो एक सुरक्षित बिहार का नारा देते हैं जी, कितना सही है वो? नहीं देखिए, नीतीश जी बिहार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। पहले बिहार में क्या था कि ना बिजली थी, ना पानी थे, ना रोड था, ना किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ा बात है कि वहाँ दारूबाज लोग बहुत चलते थे। आज की डेट में है कि उन्होंने अगर दारूबाज वहाँ बंद कर दिया और बिजली, पानी और रोड दिया ना, आम पब्लिक के लिए बहुत सुरक्षा है। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा तिवारी जी से, सॉरी पंकज मैं जंपिंग कर रहा हूँ बीच में। कोई बात नहीं। तिवारी जी, अगर आपको मौका लगे, बिहार में चीज़ें बदल रही है, बेहतर हो रही है, तो वापस बिहार जाना चाहेंगे? नहीं देखिए, अब तो समय के अकॉर्डिंग बताएगा जी कि इसमें क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए हुए। लेकिन अभी भी जो वहाँ पर रह रहे हैं वो लोग यही कहते हैं कि पहले की अपेक्षा अभी भी जो ये है वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन पहले से बहुत कुछ संशोधन हुआ है। अच्छा, आप नहीं ठीक है, माइक तो है ही हमारे। तो कितना फ्रीक्वेंसी रहती है बिहार जाने की, वैसे कब कब जाते हैं? नहीं, बिहार जाने के लिए देखिए सर, कोई ओकेजन होता है, मानते हैं कि 6 महीना, साल भर। अब की बार मैं गया था 2.5 साल पे। 2.5 साल पे गए थे? इसलिए कुछ हमारे इंटीरियर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थे, उसके चलते मैं नहीं जा पाया था। चलिए ठीक लेकिन है। अभी मैं गया था, हमारे यहाँ प्रोग्राम थी, उस मंदिर का स्थापना था, उसी स्थापना में हमने गए थे। तिवारी जी से हम बातचीत जारी रखेंगे। पंकज, आपके पास भी आते हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं हम कि जिस तरह से भीड़ ने राहुल गांधी की सभाओं की तरफ रुख किया है, क्या लगता है पिछले 40 सालों से कांग्रेस वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है? पिछले 25 सालों से कांग्रेस आरजेडी के पीछे चलने वाली जूनियर पार्टनर के तौर पर बिहार में काम कर रही है। आपको क्या लगता है, राहुल जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की जिस तरह से सक्रियता बढ़ी है और पूरे वोटर अधिकार यात्रा में लीड राहुल जी कर रहे थे, ऑब्वियसली बड़ी पार्टी के नेता हैं, लीड करेंगे, लेकिन आपको भी लगता है कि कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है? बिल्कुल कर तो रही है, लेकिन कांग्रेस अकेले ये नहीं कर पाएगी और बिल्कुल उन पर एक बोझ है, एक दबाव है नेशनल पार्टी होने का। जी तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? और कभी भी इसमें सर, कभी भी तीसरी पार्टी इनकी सपोर्ट नहीं करेगी। आज के डेट में क्या है ना, वहाँ पे है जी कि हमारे मुख्यमंत्री हो तो हमारे मुख्यमंत्री, कटअप यहाँ होता है कि लड़ते हैं सब कोई है, लेकिन सोचता है कि हमको फ़ायदा मिले, हमको फ़ायदा मिले। अच्छा, जहाँ ये देखते हैं कि अगर हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वहीं से ये पार्टी में ब्रेकअप हो जाती है। लेकिन वो ब्रेकअप बीजेपी और जेडीयू में देखने को मिलता है या मिलेगा या नहीं? नहीं, बीजेपी जेडीयू में अभी तो वैसा अभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि इनको, नीतीश जी को भी पता है जी कि हमको बीजेपी से मिलके ही रहने में भलाई है। अच्छा। इसलिए कि अगर ये बीजेपी छोड़ते हैं तो इनको ना आरजेडी लेगी और ना ही कांग्रेस के पास तो आरजेडी के पास तो 2 बार गए थे और आरजेडी ने उनको वापस ले भी लिया था, तो इसमें मुख्यमंत्री भी बनाया था, तो लिया था इसमें तो। लेकिन सर इसमें क्या है कि इनके साथ टर्म ऑफ कंडीशन रखा गया था। अच्छा, टर्म ऑफ कंडीशन ये था जो कि उनके कहने का मतलब कि आरजेडी में लालू जी का नाम था जी कि हमारे बेटा मुख्यमंत्री बने और ये इनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। अच्छा, किसको? नीतीश जी को। लेकिन और नीतीश जी को ये गंवार नहीं हुआ। नीतीश जी चाहते थे शुरू से जी कि हम बनेंगे सीएम ही बनेंगे और ये डिप्टी सीएम बने। तो फिर से मैं वहीं पर जहाँ पर हम छोड़े थे आपके साथ इस चर्चा को, कि क्या बिहार में कांग्रेस के खाते में कुछ ज़्यादा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है? अब अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार जो है वो भी बदल रहा है। वहाँ पर जो वोटर बेस है पिछले 5 सालों में आप देखिए कई सारी चीज़ें बदली हैं। ऑब्वियसली हर साल दर साल वहाँ पर नए वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स आते हैं। जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से एक्सपोज हैं, प्रभावित हैं। एक रील कल्चर वहाँ भी आ गया है। तो जो मुद्दे आम तौर पर बिहार को पहले प्रभावित करते थे वो शायद उसमें थोड़ा डाइल्यूशन आ गया है। उसकी वजह से जो पार्टी या जो चेहरे आपको युवाओं से
और एक बिहार की एक बेहतर छवि दिखाने वालों में से होंगे, उनमें मुझे लगता है थोड़ा दम होगा। कांग्रेस ज़रूर राहुल गांधी को आगे रखकर, या तेजस्वी यादव देख लें, तेजस्वी यादव अभी उनकी बहन ने और खुद उन्होंने भी एक वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, जहां पर वो एक ब्रिज पर पटना में रील बनाते हुए नज़र आते हैं और कुछ गायकों के साथ, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो थिरकते हुए भी नज़र आते हैं। तो और साथ ही फिर वहाँ पर उन्होंने चाय पर चर्चा भी की, उसी पुल पर बैठकर कुछ युवाओं के साथ तेजस्वी जी ने। तो ये जो एक कनेक्ट खोजने की बात है, मुझे लगता है सारा का सारा गेम वहीं पर है। और ऐसे एक कहावत तो ज़रूर है, कहावत का दोहा है कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। तो दोनों ही जो नेशनल पार्टियां हैं, उनको जो राम नाम का एक अवलंब है वो लोकल पार्टियों में, रीजनल पार्टियों में मिलेंगी। उसको बिना पकड़े बिना ऐसे ही है जैसे कि अब बारिश की बरसती बूंद से को पकड़ कर आप आसमान में चढ़ जाएं। तो इम्पॉसिबल है, मैं एक तरीके से कहूँगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इंडिपेंडेंटली वहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी लेना। दोनों ही रीजनल पार्टियाँ रिलेवेंट रहेंगी। देखना यह है कि क्या जेडीयू को या फिर आरजेडी को जो एक बहुमत प्राप्त होता है वो क्लियर होता है, या एटलीस्ट हाईएस्ट वोट अर्नर्स कौन पार्टी होती है। इन्हीं दोनों में मुझे लगता है टक्कर होगी। और एक बात और पंकज, बिहार का चुनाव आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? जो बिहार की समस्याएं हैं इस वक्त, चुनावी समस्या क्या हो सकती है? जी, अगर ये आप किसी और राज्य के लिए पूछ रहे होते तो मैं ज़रूर कहता कि एआई और इंडस्ट्रीज़ का बनना, नौकरी कुछ हद तक। बिहार में नौकरी की समस्या बहुत समय से रही है। जिस तरह से तिवारी जी हैं उसी तरह से मैं हूँ, और प्राय आप भी हैं जिन्होंने बिहार छोड़कर एक बड़े शहर का रुख किया उच्च शिक्षा के लिए और साथ ही साथ नौकरी के लिए। तो वहाँ अभी मुझे लगता है जो पॉलिटिकल पार्टियाँ क्लेम कर रही हैं कि यहाँ पर जॉब क्रिएट करेंगे और युवाओं को वहीं रखेंगे, मुझे लगता है उससे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जॉब्स की स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें एक सिंपल ग्रेजुएट होना पड़ता है। ग्रेजुएशन भी बिहार में वही वो पॉइंट है, 12वीं कक्षा के बाद से बच्चे जो हैं वो बाहर का रुख कर लेते हैं और वहाँ से ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले उस पॉइंट को रोकने की ज़रूरत है हमें, कि पहले तो वो युवा वहाँ से बाहर ना जाए, एटलीस्ट वहाँ से ग्रेजुएशन करे। ग्रेजुएशन करते वक्त वहाँ पर कई ऐसे एवेन्यूज़ होते हैं जिसमें बच्चे खुद अपना इंटरेस्ट लेते हैं और फिर उसको डेवलप भी करते हैं, चाहे वो रेडियो का ज़माना रहा हो, चाहे वो छोटे मोटे मीडिया हाउसेज हों, या कोई अपना भी व्यवसाय शुरू करता है। तो एक तो वो मुद्दा है। दूसरा है उससे और पीछे ही चलते हैं बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन को मुझे लगता है वहाँ और सशक्त करने की ज़रूरत है। स्कूलों की जो स्थिति है वहाँ पर, हम अक्सर बड़े नाम नालंदा और राजगीर की हम बात कर लेते हैं, या वहाँ जिस तरह से जो वहाँ के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ स्कूलिंग अच्छी है, लेकिन अगर आप उससे नीचे आते हैं, गांव देहात में आते हैं, तो फिर बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। लड़कियां अक्सर अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर पाती हैं। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस पर टॉप डाउन अप्रोच नहीं ले सकते हैं, आपको बॉटम अप अप्रोच रखना पड़ेगा। निचले स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसमें फिर से आ जाती है, एक तो ये शिक्षा वाली बात है, दूसरा बिहार के गांवों की स्थिति को थोड़ा बेहतर करना होगा। मखानों के कॉस्टिंग की बातें सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अन्य भी जो कई फसलें हैं वो भी किसान बहुत खुश नहीं हैं। उनकी क्या माली स्थिति है? क्या पंजाब के किसानों की तरह उनको सुविधाएं होंगी? बिहार भी पानी से भरा हुआ है, क्या हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं? किसानों को तो बरसात और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ उसकी जो है वो त्रासदी ही हो जाती है। उसको कैसे हम काउंटर कर पा रहे हैं? बाकी जो ये रही उन मुद्दों की बात जिस पर असल में चुनाव होते हैं। बिजली अब बिहार में बहुत हद तक जगह आ चुकी है, पानी, हर जल नल व्यवस्था, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है, हालांकि वो भी संदेह और स्कैम के दायरे से बचा नहीं था। ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कई पंडित ऐसा कहते हैं कि बिहार में कास्ट का जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, वो भी भारी पड़ता है। तो आपके हिसाब से बिहार के चुनाव में मुद्दे हो सकते हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग, फार्म प्रोड्यूसेस, जी हाँ, ये पलायन मुख्य मुद्दे रहेंगे। और ऑब्वियसली अगर वहाँ पर शिक्षा की स्थिति बेहतर होती है तो जो शिक्षा के लिए बाहर निकलते हैं वहाँ पर ठहरेंगे, पलायन थोड़ा कम होगा। अगर रोजगार बेहतर होता है, रोजगार के बेहतर अवसर रहेंगे तो फिर वहाँ पर पलायन कम होगा। और कृषि और कृषि उत्पादों की अगर बेहतरी होती है तो उससे भी वहाँ पर बेहतर संभावनाएं बनेंगी। तिवारी जी, आपसे पूछ रहे हैं बिहार में का प्रॉब्लम बा बिहार में?
बिहार में क्या बा? देखिए बिहार में माने तो कुछ भी नहीं है अभी आज के डेट में। कुछ नहीं खेबा। इसलिए कुछ नहीं, ना शिक्षा है, न रोजगार है, ये सब अभी कुछ भी नहीं है। और ये सब आने में अभी भी जितने ये लोग बोल रहे हैं उसमें आते आते अभी काफ़ी समय लगेगा। और जिस तरह ये पंकज सर ने बोला कि ये मुद्दा हो सकता है कि मानते हैं कि अब की बार ये लोग चांस लें, लेकिन आज की डेट में जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी है जो कि आज सब कुछ देख रहा है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या घाटा है। क्या फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद इसलिए कि उनको जो ये कमिटमेंट करेंगे कि हम ये चीज़ आपको देंगे, कि आप इलेक्शन में कीजिए, हम बेहतर सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई नेता, कोई पार्टी किसी के बाद दोबारा किसी के घर पे चाहे किसी के कोई काम में दोबारा इंटरफेयर नहीं करती है। एक बार जब इलेक्शन हो जाता तो वो 5 साल के लिए लापता हो जाते हैं। और इसमें ये जो कि कोई भी वोट करेगा तो अपना पीछे का देखेगा, आगे का देखेगा, सब कुछ देख के वोट करेगा सर। तो एक बार वोट लेके 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दूसरी बार जब वोट लेने के लिए आते हैं तो आप उनसे पूछते नहीं हैं? नहीं, तो पूछते हैं तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि आप अभी कीजिए, हम आपके लिए सोचेंगे। जब इलेक्शन हो जाता, काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद कोई नेता कोई नहीं आता दोबारा पूछने के लिए कि हाँ जी आपने हमारे लिए इतना चीज किया। अच्छा। और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तिवारी जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है जी, और 20 साल से यही सरकार है, ये कुछ कर नहीं रही है, इसका मतलब तो इस बार इसको अच्छे वोट नहीं आएंगे, इनको हार जाना चाहिए फिर? नहीं, वो नहीं। जैसे कांग्रेस की जो बात है ना, तो कांग्रेस में कितने भी ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के चांस कम है, इसलिए कांग्रेस डायरेक्ट बीजेपी को साथ आएगी नहीं। वो जाएगी एनडीए के साथ भी नहीं जाएगी, वो जाएगी आरजेडी जन स्वराज पार्टी के साथ। क्योंकि कांग्रेस देखिए यूपी में चाहे दिल्ली में जिसके साथ गई है इलेक्शन में, और वो कभी अपने दम पे पूर्ण बहुमत लेके नहीं आई है। जिस पार्टी में गई है उस पार्टी में हाँ इनमें ये है कि वोट कुछ ना कुछ वोट कटेगा। अच्छा, बिहार के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है? चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है? बिहार को कौन बेहतर बना सकता है? देखिए इसके लिए तो अब तो रिजल्ट और निर्णायक फैसला डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो सर मेरे हिसाब से लगता है कि अगर बीजेपी आए तो वो सही होगी। अच्छा, फिर से बीजेपी आए तो सही होगी। इतने दिनों से सही नहीं हुआ, लेकिन फिर से बीजेपी आएगी तब सही होगा। कुछ इनको भी सुधार की जरूरी है। अच्छा, इनको भी सुधार की जरूरी है। मुझे जिस बात पे ये ठीक है, जी बोलिए। जिस बात पे ये कहते हैं कि हम ये करेंगे और दूसरे पार्टी बोलते हैं कि हमने करके दे दिया, लेकिन कुछ इनको भी संशोधन अपने में पहले से करना पड़ेगा बीजेपी को। जी देखिए वही ये बात है। आप देखिए बिहार जो है बहुत ही क्लासिक केस है किसी भी चुनावी व्यवस्था के लिए। बिहार में जातिगत समीकरण जरूर हावी होते हैं, लेकिन कभी भी धर्म को लेकर वहाँ नहीं फूट पड़ती है। बीजेपी जिसकी पहचान कुछ हद तक बन गई है एक अल्ट्रा राइट पार्टी की तरह, और हिंदुत्व को लेकर जो उनका एजेंडा रहता है वो ज़रूर कुछ राज्यों में चलता है, उसका उन्होंने फ़ायदा भी लिया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उसमें उनको फ़ायदा नज़र आया है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। तो जो बदलाव की बात तिवारी जी कह भी रहे हैं, ज़रूर उसको लाना होगा। मैं काटना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे इसमें है कि जैसे सर ने बोला कि जातिकरण समीकरण जो होती है, तो इसमें क्या है कि आज के डेट में जो भी है वो अपने तरह से शिक्षित है, उनको भी समझ में आ रहा है कि हमको आगे क्या करना चाहिए, किसको जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उन्हीं को हमको वोट करना चाहिए। इसलिए कि मानते हैं कि आज के डेट में ना यादव अनपढ़ हैं और ना ही मुस्लिम है, वो भी समझ रहे कि जो सरकार हमारे लिए प्लस पॉइंट हमको जो सुविधा मुहैया करा रही है, हमको उन्हीं के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, वो किसी भी राज्य के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी, वो तो किसी भी राज्य के लिए एक पैमाना होता ही है। बट हाँ, बिहार के लिए जो मैं कह रहा था, जो अक्सर बात आ जाती है कि मुद्दे चाहे कुछ भी हो, बात तो आप सही कह रहे हैं। कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लें और अच्छी नौकरी करें या उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। हमने बिहार में अक्सर देखा है, चाहे वो आर्मी में भर्ती हो या फिर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ऐसा, और जो एक और व्यवस्था जो आई थी अभी बिहार, अग्निवीर,
अग्निवीर को लेकर जो हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट देखा था, उस पर भी मुझे लगता है, चाहे वो फिर अलग परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाना, उसके खिलाफ जिस तरह से प्रोटेस्ट होता है, तो वहाँ छात्रों के अंदर भी वो रोष है, वो गुस्सा है जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, लेकिन सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। एक दौर था जब बिहार में ये बात चलती थी कि हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन हम आपका 3 साल में ही पूरा कराएंगे, जैसे पार होने में 5-6 साल लग जाते थे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ हद तक वो स्थिति थी, लेकिन बिहार में अब उससे ध्यान हट गया है। तो मैं जो कह रहा था कि 12वीं शिक्षा के बाद मुझे लगता है बहुत ही कमिटेड छात्र ही होते होंगे जो ग्रेजुएशन तक जाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, क्योंकि वो भी अपने में एक लड़ाई है। नहीं तो बहुत लोग 12वीं के बाद ही कई कामों में लग जाते हैं, या फिर 12वीं के बाद दूसरे राज्यों में चले जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो बिहार को वो चीज़ प्लग करना होगा, छात्रों पर ध्यान देना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से वो पूरा करें, क्योंकि फिर से वही बात हो जाती है कि बाढ़ आ गया तो इसलिए टूट गया। वहाँ के पुल जिस तरह से ढहते हैं, मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया जा रहा है उसमें बड़ी हेरफेर है, इसमें कोई शक नहीं है। और रिपीटेडली जो गलत कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको काम दिया जाना, इस तरह से पुल नहीं ध्वस्त होते हैं। पुल इंजीनियरिंग मार्वल होता है, इंजीनियर्स जो होते हैं वो देश की रीढ़ होते हैं। और अगर आप एक राज्य सरकार के नाते अगर आप इतनी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, इतनी भी क्षमता नहीं दिखा पा रहे हैं कि आप एक सही ढंग के इंजीनियरिंग कंपनी को चुने, तो मुझे लगता है इसमें साफ साफ इसमें स्कैम की बू आती है। नहीं, बिहार और स्कैम का भी साथ बहुत ही पुराना है। पंकज, फिर से हम आपको थोड़ा पॉलिटिकल दिशा में लेके चलते हैं। बिहार में यात्रा इनकी ख़त्म हुई और प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया भी आई, उनको लेकर के जो बातें कही गई थी दरभंगा के मंच से। हालांकि उस पर पुलिस या कार्रवाई भी हुई है और उसको सज़ा दिलाने की बात कही जा रही है, और कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी निंदा ही की है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की जिस तरह प्रतिक्रिया, यह प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया और कांग्रेस का इस यात्रा को लेकर के क्या अभिप्राय रहा है, उस पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया के केंद्र में कांग्रेस को नहीं, आरजेडी को रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी की गाली का जवाब बिहार की जनता देगी। जी। तो क्या प्रधानमंत्री यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस गेम में ही नहीं है, मुकाबला बीजेपी और आरजेडी का है? बिल्कुल। देखिए, राजनीति में और खासकर तब जब चुनाव मात्र महीने 1.5 महीने ही दूर हों, हर शब्द जो बोला जाता है, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जाता है, जो अपीयरेंस दिया जाता है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक लिंक होता है। और ज़रूर ऐसा मैं मानता हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है इसमें भी, कि आप अपने ओपोनेंट्स को, अपने विरोधी को रिकग्नाइज ही नहीं कीजिए। तो उससे खुद ही बात बन जाती है कि भाई अगर कांग्रेस और आरजेडी कैंप में अगर वन अपमैनशिप की बात है, हालांकि अभी ये दोनों नहीं लाते हैं, तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद उनमें दरार आने लगती है। हमने 2024 में भी देखा था किस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग भी बातें करने लगे थे। तो ये अच्छा तरीका है बीजेपी का ये बताने के लिए कि हु इज़ द बॉस, यहाँ पर आरजेडी है। लेकिन मैंने आपको जैसा कहा था कि ये नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का एक डिफरेंस है। बिहार में काफ़ी स्ट्रांग है जेडीयू और आरजेडी। ये अन्य राज्यों में आपको नहीं नज़र आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ कांग्रेस बीजेपी भी मेन पार्टीज़ के तौर पर कंटेस्ट करती हैं। लेकिन वही बात दक्षिण भारत में भी आती है। आप देखिएगा तमिलनाडु में इनरोड्स बनाने के लिए कांग्रेस को डीएमके का और बीजेपी को एआईएडीएमके का साथ लेना पड़ता है। केरल में चलिए कहानी बिल्कुल अलग है। फिर वही आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक टीडीपी से कहीं ना कहीं गठजोड़ की बात होती है। तो स्ट्रैटेजी ज़रूर वैसी है, बट मुझे लगता है कांग्रेस ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। और एक जॉइंट फ्रंट के तौर पर आज हमने प्रियंका गांधी को भी सुना, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की तुलना सलमान खान से की कि तेरे नाम फिल्म में किस तरह से वो रोते रहते थे। तो हर चीज़ जो है वो बैकफायर भी कर सकती है। हालांकि बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट ने ये बात ज़रूर रखी होगी कि जिस तरह के अपशब्द बोले गए जो एकदम निंदनीय हैं, तो उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं और बिहार में महिलाओं की अस्मिता और महिला के बारे में बात करके हम थोड़ा सा सेंटिमेंटल
एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन लगता है कांग्रेस और आरजेडी इसके लिए तैयार बैठे थे और उन्होंने जैसे ही ये अभिभाषण हुआ प्रधानमंत्री का, उसके बाद से वो जी। और कांग्रेस पे हमलावर न हो के आरजेडी पे हमलावर होना भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने कुछ जमीन तो जरूर हासिल की है बिहार में। अब कह सकते हैं ज़रूर। मैंने कहा कि कांग्रेस के यात्राओं में खास करके गांधी परिवार का कोई सदस्य अगर होता है तो उसमें लोगों का रुझान काफ़ी होता है। ये बात आज की नहीं है। मुझे याद है मेरी माता जी भी जब मुझे कहानी बताती हैं कैसे उन्होंने इलाहाबाद में एक लंबी दूरी तय करके, वो लोग नैनी में रहते थे और दूरी काफ़ी थी जहाँ से इंदिरा गांधी का काफिला गुजरना था और शायद किसी चुनाव में जीत के बाद ही वो वहाँ आई थी। तो उनको देखने के लिए ये जो एक कौतूहल होता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के जो वंशज हैं वो किस तरह के हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा में भी जो कई वृद्ध और बुजुर्ग लोग आ रहे थे वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी के पोता है, कैसा लगता है, उनको छू कर देखना चाहते हैं। उसी तरह से प्रियंका गांधी के साथ भी ये अक्सर होता है कि ये पोती हैं इंदिरा गांधी की, आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती थी, तो उनको देखने के लिए भी तो जन सैलाब तो काफ़ी होता है। और असर उसका कितना होता है कि हमने काफ़ी सेंटिमेंटल और इमोशनल भी चीज़ें वहाँ देखी हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर वही कहूँगा कि 2024 चुनाव के पहले के भारत जोड़ो यात्रा के असर को ध्यान में रखते हुए ये कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पंकज, आप महागठबंधन में दरार की बात भी कर रहे थे और पूरी यात्रा में देखा जाए तो तेजस्वी शायद यह बात राहुल से बुलवाने की कोशिश करते रह गए कि बिहार में गठबंधन का नेता कौन होगा। और तेजस्वी यादव ने अपने तरफ से तो प्रस्तावित भी कर दिया था कि जब महागठबंधन लोकसभा का चुनाव जीतेगा तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने वापस कोई आश्वासन नहीं दिया कि अगर बिहार में जीत होती है महागठबंधन की तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो क्या लगता है महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या वहाँ भी खींचातानी है? तिवारी जी, आपको क्या लगता है अभी महागठबंधन का मामला किस तरह से, पहले आप जवाब दीजिए इसका। क्या हुई मुख्यमंत्री बिहार में? देखिए, उसमें तो अभी सर खींचातानी इसमें चलेगी। खींचातानी इसलिए चलेगी कि ये सोचेंगे कि हमारे दल के सीएम बने और वो सोच रहे हैं कि हमारे बने। लेकिन उसमें क्या है कि नंबर ऑफ मैच्योरिटी जिसका होगा वो कोशिश करेगा कि हम बने। इसमें राहुल गांधी भी कोशिश करेंगे कि ये तो आएंगे नहीं कि ये अपने पार्टी के ही नेता को ये करें। लेकिन उसमें फिर आरजेडी तब तेजस्वी ने यही कहेंगे कि उनके साथ भी यही गेम खेलेंगे जो नीतीश के साथ इन्होंने खेला। चीफ मिनिस्टर बनने की जो एक उत्कंठा होती है वो है। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, अगर हम इसको इंडिया गठबंधन को, जिसमें आरजेडी पहले भी उनके साथ रहे हैं, यस सर, मुझे लगता है इसकी रणनीति उन्होंने तय कर ली होगी ऐसी, क्योंकि स्थिति तो बनती है। मैं ये बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी तीनों पार्टियों को, ये मुझे लगता है ना बीजेपी को, ना आरजेडी को, ना जेडीयू को, कांग्रेस को नहीं होगी। जन स्वराज पार्टी, मुझे लगता है अभी कुछ समय और उन्हें जनता के बीच गुजारना होगा। ये कटअप करेगा, बीच में कट कर सकती है, लेकिन तो वो तब और भी ज्यादा इशारा करती है कि किसका वोट कट करेगा। इसमें सिर्फ दोनों आदमी का वोट कट होगा, इसलिए कि ये पहली बार पार्टी खड़ी हो रही है बिहार इलेक्शन के लिए। अच्छा। और इसमें है जी कि जो आज के युवा हैं वो भी कोशिश करेंगे कि ये दो तीन पार्टी को तो हमने देख लिया। अच्छा। एक बार इनको भी दे के देखा जाए, लेकिन इससे कोई खास इनको पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं मिलेगा। अच्छा। इसमें ये होगा जी कि इससे है कि दोनों में कटअप होगा। कटअप होने के चलते हैं जी कि सबकी थोड़ी सी है जी कि नंबर गेम चेंजिंग हो जाएगी सर। नंबर गेम चेंज होगा। फाइनल टेक पंकज, तिवारी जी कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी दोनों के वोट कट करेंगे। हाँ। दोनों का वोट अपनी तरफ खींचेंगे और नंबर गेम बदल जाएगा। आपका क्या कहना है? फाइनल कमेंट। अगर मैं बिहार में वोट देता और अगर मैं वहाँ का बाशिंदा रहता तो मैं पर्सनल स्तर पर कह रहा हूँ, एक बदलाव के तौर पर जन स्वराज पार्टी एक अच्छा ऑप्शन है। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया, जिस तरह से उन्होंने लोकपाल के विरोध से जो उन्होंने पार्टी बनाई, जो उथल पुथल हुई, उसके बाद भी दिल्ली में जिस तरह से ताबड़तोड़ सीट्स के साथ वो बार बार वापस सत्ता में आते रहे अरविंद केजरीवाल, वो ये भी दिखाता है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो काफ़ी रोबस्ट है।
सवाल लेकिन ये उठता है कि क्या बिहार के लोग उतने एक्सपेरिमेंटल हैं? क्या बिहार इस बार ये कहेगा, जैसा तिवारी जी ने कहा कि बहुत हो गया, हम लोग एक ही दो पार्टी को वोट देते रहे, इस बार हम तीसरे को देते हैं, वो लाने की क्षमता जो है वो युवाओं में है। जो जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं पीके, उनके एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर से और उनके बेबाकी से प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगेन बीजेपी जो बिहार जो है, जिस तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें युवाओं का मत विशेष तो ज़रूर होगा, लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, जो कुछ हद तक रिजर्वेशन और अधिकारों की बात है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से मनोज जरांग ने जिस तरह से आज उन्होंने अपनी बात मनवाई और एक तरीके से मजबूर किया महाराष्ट्र सरकार को मराठी अस्मिता के लिए और अधिकार देने के लिए, इस तरह का जो एक माहौल है कभी बिहार में नहीं बना कि एक सिंगल अननोन क्रूसेडर जो है हावी हो जाए। दिल्ली के केस में वो अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए वो सरवाइव भी किए। उनके साथ कई लोग थे जो जुड़े, अन्ना हजारे को भी जोड़ा जाता था साथ में, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं। बिहार में ऐसा क्रूसेडर आपको नहीं मिलेगा। बिहार में बहुत क्लियर डिवाइडेड लाइंस होती हैं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के, तो इसलिए मुद्दे भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वही कंटिन्यू करते रह जाते हैं। वहाँ कोई तीसरा मुद्दा उठाने वाला कोई बंदा ही नहीं है जिसने हेडलाइंस बना दी हों। जरांगे के 5 दिनों के हड़ताल ने एक तरीके से मुख्य पृष्ठ पर वो आने लगे अखबारों के, जो बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, जो भी उन्होंने मांग रखी है उसका पूरा होना। लेकिन हाँ, बिहार में जो आप कह रहे हैं कि किसकी सरकार बनने की उम्मीद है या क्या बिहार एक्सपेरिमेंट करेगा, मुझे थोड़ी सी उसमें संशय है मुझे थोड़ा, और मुझे उम्मीद इसी बात की है कि वो देख पाएँ अपने आने वाले 5 साल को कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये सुनिश्चित कर पाएगी। क्योंकि अभी बोलेंगे तो सब वादे सबके होंगे, पूरा कौन करेगा इसका फैसला वोट बैंक के दिन ही करना होगा। फिलहाल बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है। राहुल गांधी ने कितनी ज़मीन हासिल की इस यात्रा के माध्यम से यह पता चलेगा चुनाव के परिणाम आने के बाद। अभी तो चुनाव की तारीखें भी नहीं आई हैं और हम यहाँ पर 3 बिहारी चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में क्या होगा। बिहार में काबा, भूख बा, भय बा, भ्रष्टाचार बा, दलदल बा, ईमानदारी बा, बिहार में सब कुछ बा और हम कर रहल बनी बिहार के बात। तो आज का ये अंक बिहार की बात का आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार की बात में आप क्या चर्चा हमसे सुनना चाहते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी हमें देते रहें और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.